हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम पे स्वागत है। जैसा कि हम क्लास 11th के चैप्टर फर्स्ट यानी कि सेट के बारे में देख रहे थे और सेट के बारे में देखते हुए हम सेट के ऑपरेशंस में आ चुके थे और हम सेकंड ऑपरेशन के अंदर थे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और ये हमारा लेक्चर 17 रहेगा। लास्ट क्लास के अंदर टेक्निकल एरर की वजह से बीच में वॉइस चली गई थी, जिसकी वजह से हमें क्लास को वहीं पे बंद करना पड़ा था और हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को बीच में हमने रोक दिया था। तो उसकी वजह से आज हम उसी टॉपिक को आगे कंप्लीट करेंगे। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहें। यदि आप में से हमारी क्लास के अंदर कोई नया है तो हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। तो टेक्निकल एरर की वजह से कल बीच में वॉइस चली गई, जिससे वो पॉइंट वहीं पे रुक गया और हमें वीडियो को क्या करना पड़ा, बंद करना पड़ा। आज उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले का भी मैं आपको समझाऊंगा और फिर आगे क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। हम देख रहे थे ऑपरेशन ऑन सेट्स, हम ऑपरेशंस देख रहे थे और ऑपरेशन के अंदर हम सेकंड ऑपरेशन के अंदर आ चुके थे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की डेफिनेशन ये बोलती है, यदि आपके पास मान लो कोई दो सेट हैं, एक सेट ए है, एक सेट बी है। एक सेट के अंदर आप मान लो कि आपके पास एलिमेंट है ए बी सी डी और ई, मान लो एक बार के लिए 5 एलिमेंट है। आपके पास कोई दूसरा सेट बी है और उसके अंदर आप मान लो आपके पास एलिमेंट है बी और सी और एफ और जी, एक बार के मान लो। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा, सबसे पहली बात तो उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। इस टाइप से उसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंट करने पे ये भी एक क्या बनेगा, सेट बनेगा। ये भी क्या बनेगा, सेट बनेगा। इस सेट के अंदर वो एलिमेंट जाएंगे जो दोनों में क्या होंगे, कॉमन एलिमेंट होंगे। और दोनों में कॉमन एलिमेंट देखो, इसमें बी है, इसमें भी बी है, इसमें सी है, इसमें भी सी है। तो सिर्फ दो ही एलिमेंट जाएंगे, एक बी और एक सी। तो ये तो हमने इसकी क्या देखी थी, डेफिनेशन। अगर इसको हम डेफिनेशन वैसे देखना चाहें तो लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, देन द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सेट आर रिप्रेजेंटेड एज, एंड दिस सेट कंसिस्ट आल्सो विच एलिमेंट्स हैव टेकन बोथ इन द सेम सेट। दोनों सेट के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स रहेंगे ना, वो कौन से सेट के अंदर चले जाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी में चले जाएंगे। ये इसका क्या था, एक एग्जांपल से हमने समझा दिया। अगर आप इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखना चाहो तो वो क्या बोलता है कि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी एक सेट होगा, उसके अंदर एक्स के जैसे एलिमेंट जाएंगे सच दैट एक्स ए में बिलोंग करना चाहिए, एंड यहां पे एंड आता है, ध्यान रखना, एक्स किस में बिलोंग करना चाहिए, बी में। ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म में मैथमेटिकली क्या है, डेफिनेशन। चाहे आप एग्जांपल से पूरी डेफिनेशन बोल के बता के आए या फिर मैथमेटिकली लिख के आए, एक ही बात है। अगर कोई स्टूडेंट इस क्लास के अंदर नया है तो पहले 16 नंबर लेक्चर देखे और फिर यहां तक पहुंचे, आपको आज की क्लास बड़ी आसानी से समझ में आएगी। एक बार सभी हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एक बार सभी। फिर हमने देखा था कि हम इसका वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन भी समझ सकते हैं। तो मान लो कि ये दो सेट है, तो किसी ना किसी यूनिवर्सल सेट के सबसेट तो जरूर होंगे। तो यूनिवर्सल सेट को लिख दिया यहां पे, एक सेट ए बना दिया। मैंने कहा था कि सबसेट को हमेशा सर्कल से बनाया जाता है, यूनिवर्सल सेट को हमेशा रेक्टेंगल से बनाया जाता है। दूसरा सेट बना दिया यहां पे, इस सेट के लिख दिया यहां पे ए, इस सेट के यहां पे लिख दिया बी। दोनों के बीच में जो कॉमन एरिया है, दोनों के बीच में कॉमन एरिया यही है, दोनों के बीच में कॉमन एरिया यही है। और ये एरिया ये हमारा क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो ये वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है किसका, ए इंटरसेक्शन बी का। तो ए इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में हमने ये देख लिया कि उसकी डेफिनेशन देख ली, उसके एग्जांपल देख लिए, उसका सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन देख लिया और उसका क्या देख लिया, वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन देख लिया। अब हम आते हैं इंटरसेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज पे। इंटरसेक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो यहां तक तो वॉइस थी वीडियो के अंदर, उसके बाद वीडियोस में क्या चली गई, वॉइस चली गई, तो हमें वीडियो को वहीं पे क्या करना पड़ा, टेक्निकल एरर की वजह से बंद करना पड़ा। इसका भी मैंने एक बार आपको क्या करवा दिया, रिवीजन। अब हम इंटरसेक्शन की क्या देखने वाले हैं, प्रॉपर्टीज। अब आते हैं एनसीईआरटी के ऊपर।
यदि आपको फिर भी किसी प्रकार का डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, हम आपकी क्वेरी को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आप ऐसा नहीं कि वीडियो देख के अपने डाउट्स आ रहे हैं वो हमसे नहीं पूछ रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछें, हम उसका टाइम मिलने पे आपको जरूर सॉल्यूशन देंगे। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। ये तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ये तो थी डेफिनेशन कि द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच आर कॉमन टू बोथ। दोनों में क्या होनी चाहिए, कॉमन एलिमेंट होने चाहिए। वो किसके अंदर चले जाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी में। इस साइन से उसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ये उसका मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे यूनियन में और इंटरसेक्शन में कंफ्यूज नहीं होना है, वहां पे और आता है और यहाँ पे क्या आता है, एंड आता है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम्पल 15 बताया था, एग्जाम्पल 16 बताया था और एग्जाम्पल 17 बताया था। एग्जाम्पल बता चुके थे। और ये क्या है, वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है। क्या है, वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। ये वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है और ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है और ये उसके क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। तो यहां तक हम देख चुके थे। अब स्टार्ट करते हैं यहां से। सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का जो ऑपरेशन है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को एक एक करते हुए हम समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है, अगर ए इंटरसेक्शन बी है तो ये किसके इक्वल होता है, बी इंटरसेक्शन ए के। चाहे ए इंटरसेक्शन बी कर लो, चाहे बी इंटरसेक्शन ए कर लो, ए की बात है। और इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, और इसको हिंदी में कहा जाता है क्रम विनिमयता नियम। क्रम विनिमयता नियम, यानी कि इंटरसेक्शन का ऑपरेशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है। मैं इसको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं आपको। आपके पास मान लो एक सेट ए है, इसमें आपके पास 4 एलिमेंट है, ए बी सी और डी। आपके पास कोई दूसरा सेट है बी, उसके अंदर आपके पास एलिमेंट है ए डी और ई। ए डी और E। पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी की डेफिनेशन बोलती है कि जो ए और बी में कॉमन है ना, वो एलिमेंट इसके अंदर जाएगा। तो ए में ए है, इसमें भी ए है, दोनों में ए है तो एक तो ए चला जाएगा। इसमें बी है लेकिन इसमें बी नहीं है तो बी नहीं जाएगा। इसमें सी है लेकिन इसमें सी नहीं है तो सी नहीं जाएगा। इसमें डी है और इसमें भी डी है तो एक तो डी जाएगा। इसमें ई है लेकिन ऊपर वाले में ई नहीं है तो ई जाएगा क्या, ई नहीं जाएगा। इसके अंदर तो 2 एलिमेंट आ रहे हैं, ए और डी, और इक्वेशन नंबर 1। तो ये तो हमने निकाल लिया ए इंटरसेक्शन बी। अब हम बी इंटरसेक्शन ए निकालने की कोशिश करते हैं। बी इंटरसेक्शन ए, वो एलिमेंट जो बी सेट में और ए सेट में कॉमन है। तो बी में ए है, इसमें भी ए है तो एक तो ए चला जाएगा, कॉमा। इसमें डी है, उसमें भी डी है, देखो ये रहा, तो एक डी चला जाएगा। इसमें ई है, ऊपर वाले में ई नहीं है तो ई आएगा क्या, नहीं आएगा। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को ध्यान से देखो, क्या दोनों सेट इक्वल आ रहे हैं, बिल्कुल। ए इंटरसेक्शन बी हमारा किसके इक्वल आ रहा है, बी इंटरसेक्शन ए के। तो यहां से एक बात क्लियर हो गई। क्या क्लियर हुई, कि जो इंटरसेक्शन का ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो इस प्रकार से ये आपको याद रखना है, पेपर के अंदर पूछा जा सकता है क्या इंटरसेक्शन का ऑपरेशन कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है या नहीं करता है। तो मैंने आपको एग्जांपल लेके बता दिया कि वो कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है, फॉलो। इट इज क्लियर। यूनियन वाला भी करता था। यूनियन का जब हमने ऑपरेशन देखा था तो वो भी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता था, याद रखना। हटा दें इसको। सेकंड नंबर देखो, सेकंड नंबर कहना चाहता है
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल आना चाहिए किसके, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। अगर हम ऐसा इक्वल प्रूफ कर पाते हैं तब तो ये एसोसिएटिव लॉ कहलाता है। क्या कहलाता है, एसोसिएटिव लॉ। तब तो हम बोल देंगे कि इंटरसेक्शन वाला ऑपरेशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, अदरवाइज एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। ब्रैकेट शिफ्ट रूल बोलते हैं इसको, ब्रैकेट शिफ्ट। देखो पहले ब्रैकेट लगा हुआ था यहां पे, अब ब्रैकेट शिफ्ट हो गया कहां पे, बी और सी पे, तो उसको ब्रैकेट शिफ्ट लॉ भी बोलते हैं, या फिर इसको जनरली एसोसिएटिव लॉ ही बोला जाता है। इसका वैसे नाम एसोसिएटिव लॉ ही है। तो अगर हम ऐसा प्रूफ कर पाते हैं तब तो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, अदरवाइज फॉलो नहीं करता है। तो इसको भी एग्जांपल से समझ लेते हैं, लेकिन इस बार हमें 3 सेट लेने होंगे, तो ले लेते हैं 3 सेट। एक सेट मैंने ए लिया, उसमें ए बी सी डी। दूसरा सेट मैंने बी लिया, उसके अंदर मैंने लिए सी डी ई। और एक सेट मैंने सी ले लिया, उसके अंदर मैंने ले लिया डी ई और एफ। पहली बात तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जो सेट मैंने लिए हैं आप भी वही सेट लें। आप अपनी मर्जी से कुछ भी सेट ले सकते हैं, बिल्कुल भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि आप ए और बी और सी सेट यही लेके चलें। आप अपनी मर्जी से कोई भी सेट ले सकते हैं। इट इज क्लियर। अब हम ये वाला पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये वाला पार्ट अगर इस वाले पार्ट के इक्वल आ जाएगा तब तो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, अदरवाइज एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। चलते हैं। इस वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए पहले मुझे ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। बोर्ड मास रूल यही कहता है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए पहले मेरे को ए इंटरसेक्शन बी निकालना होगा। तो पहले मैं क्या निकालता हूं, ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए सेट का इंटरसेक्शन मुझे बी सेट के साथ लेना होगा, ए सेट का इंटरसेक्शन मुझे बी के साथ लेना होगा। तो भाई देख लो ए और बी में कौन कौन से कॉमन है। इसमें ए है, इसमें नहीं है, इसमें बी है, इसमें नहीं है, इसमें सी है, इसमें भी सी है, तो एक तो जाएगा सी। इसमें डी है, इसमें भी डी है, तो एक तो चला जाएगा सी और एक चला जाएगा डी। बुक वाला बोलता है बहुत अच्छी बात है आपने ए इंटरसेक्शन बी निकाल दिया, लेकिन अब जो ये ए इंटरसेक्शन बी आया है ना, इसका इंटरसेक्शन लो सी के साथ। इस ए इंटरसेक्शन बी वाले सेट का इंटरसेक्शन लेना है सी सेट के साथ। ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन लेना है सी सेट के साथ। कौन से सेट के साथ लेना है, सी के साथ। ये रहा मेरा सी, उसमें सी है लेकिन इसमें सी नहीं है, उसमें डी है, इसमें भी डी है, तो सिर्फ एक एलिमेंट जाएगा डी। सिर्फ क्या जाएगा, डी। तो देखो हमने लेफ्ट हैंड वाला पार्ट पूरा सॉल्व कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड का पूरा पार्ट सॉल्व कर लिया, और इसको एक बार के लिए इक्वेशन नंबर दे दो 1। अब एक काम करते हैं, इधर वाला पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर इधर वाला पार्ट इक्वेशन नंबर 1 के इक्वल आ जाता है तब तो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, अदरवाइज एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो बोलता है इसको सॉल्व करने के लिए पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालना पड़ेगा। तो बोलते हैं ठीक है, कहां दिक्कत है, बी इंटरसेक्शन सी निकाल देंगे। पहले बी और सी का इंटरसेक्शन लेना है, यानी कि इस बी का और सी का इंटरसेक्शन लेना है। दोनों में जो कॉमन रहेगा वो चला जाएगा, इसमें डी, इसमें भी डी, इसमें ई, इसमें भी ई, तो एक तो चला जाएगा डी और एक चला जाएगा ई। बोलते बी इंटरसेक्शन निकाल दिया, सी बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका इंटरसेक्शन लो ए के साथ। ए के साथ इंटरसेक्शन लेना, तो ए के साथ वो ले लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो एक तो ए को देखो, इसमें ए है लेकिन उसमें ए नहीं है, इसमें बी है उसमें बी नहीं है, इसमें सी है उसमें सी नहीं है, इसमें डी है और उसमें भी डी है, तो एक एलिमेंट जाएगा कौन सा, और ये इक्वेशन बन गई हमारी 2। ये इक्वेशन हमारी कौन सी बन गई, 2। एक बार इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ध्यान से देखें, क्या दोनों के राइट हैंड पार्ट सेम है, क्या एक एलिमेंट आ रहा है दोनों में डी, क्या एक एलिमेंट आ रहा है क्या। तो दोनों के अगर राइट हैंड पार्ट सेम है तो दोनों के लेफ्ट हैंड पार्ट भी क्या होंगे, सेम, और लेफ्ट हैंड पार्ट सेम होंगे तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमारा इक्वल किसके होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। और इसके अगर इक्वल होगा इसका मतलब ये हुआ कि हमारा इंटरसेक्शन वाला ऑपरेशन एसोसिएटिव लॉ को क्या करता है, फॉलो।
हमारा इंटरसेक्शन वाला ऑपरेशन एसोसिएटिव लॉ को क्या करता है, फॉलो। इस एसोसिएटिव लॉ को हिंदी में साहचर्यता का नियम कहा जाता है। साहचर्यता का नियम क्या कहा जाता है, साहचर्यता नियम। यानी कि एसोसिएटिव लॉ को हमारा क्या करता है, फॉलो करता है इंटरसेक्शन वाला ऑपरेशन। आप बिल्कुल भी ये जरूरी नहीं है कि जो एग्जाम्पल मैंने लिए हैं आप वही लें, आप अपने घर पे कोई दूसरे एग्जाम्पल लें, ठीक इसी प्रकार से ट्राई करने की कोशिश करें, 100% सेम आएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर घर पे करेंगे और बताएंगे। सबको क्लियर है? थर्ड पे चलें, थर्ड पे चलते हैं। थर्ड में दो पार्ट हैं, एक पार्ट तो ये और एक पार्ट ये। एक एक करते हुए सोल्व कर लेते हैं। पहले हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। फाई इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू फाई, फाई इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू फाई। ये ऐसे कहना चाहता है कि आप एक तो फाई सेट लें, एक तो फाई सेट लें। फाई सेट का मतलब जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, एम्प्टी सेट को तो बोलते हैं फाई सेट। एक बोलते हैं कोई भी एक ए सेट ले लें, कोई भी ले लें। तो मैंने अपनी मर्जी से ले लिया ए बी सी, मैंने अपनी मर्जी से ले लिया। बोलते हैं दोनों को इंटरसेक्शन करो, लो इंटरसेक्शन कर देते हैं। इंटरसेक्शन करने पे बनता तो सेट है, सेट के अंदर एलिमेंट भी जाएंगे, लेकिन एलिमेंट वो जाएंगे जो दोनों में कॉमन रहेंगे। जब भाई इसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो कॉमन एलिमेंट कहां से आएंगे, और कॉमन एलिमेंट नहीं आएंगे तो ये एम्प्टी सेट बनेगा, और एम्प्टी सेट बनेगा तो इसको मैं फिर से क्या लिख सकता हूं, फाई, और फिर से फाई लिख सकता हूं। तो ये हो गया प्रूफ। तो फाई का किसी भी सेट के साथ अगर इंटरसेक्शन लिया जाता है तो फाई सेट ही आता है। इसका मतलब ये हुआ कि एम्प्टी सेट का अगर आप किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एम्प्टी सेट ही मिलेगा। क्लियर? फर्स्ट पार्ट सबको क्लियर है? सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट बोलता है कि आपको एक यूनिवर्सल सेट लेना है। यूनिवर्सल सेट का आपको किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन करवाना है, यूनिवर्सल सेट का किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन करवाना है तो वो उस सेट के इक्वल आएगा, ऐसे कहना चाहता है। तो चेक कर लेते हैं। वो कहना चाहता है कि कोई भी यूनिवर्सल सेट लो। मैंने अपनी मर्जी से एक यूनिवर्सल सेट ले लिया, इंग्लिश अल्फाबेट्स ले लिए, ए बी सी डी एंड सो ऑन एक्स वाई जेड। पूरी एबीसीडी ले ली मैंने अपनी मर्जी से, कुछ भी ले सकता हूं मैं यूनिवर्सल सेट अपनी मर्जी से। वो कहना और यूनिवर्सल सेट होता क्या है ये मैं पहले बता चुका हूं। आप में से कोई अब ये नहीं पूछेगा मुझसे कि हाँ कोई नया है तो बात अलग है, नहीं पुराने स्टूडेंट जो हमारे कंटिन्यू चैनल पे आ रहे हैं वो मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट के बारे में हम पूरा लेक्चर ले चुके हैं क्लास के अंदर, आप प्रीवियस वीडियोस के अंदर जाके देखें, प्लेलिस्ट में यूनिवर्सल सेट मैंने पूरा बताया आपको। एक सेट ये लो भाई, कोई भी ले सकता हूं मैं अपनी मर्जी से, ए बी सी ले लिए। बोलता है कि इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन लो, ले लेते हैं इंटरसेक्शन, कहां दिक्कत है। बोलता है जो दोनों में कॉमन है वो एलिमेंट जाएंगे, इसमें ए उसमें भी ए, इसमें बी उसमें भी बी, इसमें सी उसमें भी सी। इसमें तो तीन ही एलिमेंट हैं तो तीन के तीन ही चले जाएंगे, चौथा एलिमेंट कहां से जाएगा। बोलता है बहुत अच्छी बात है। तो यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए, ये ए बी सी तीन एलिमेंट है, क्या इस ए बी सी को मैं ए लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, और लिख सकता हूं तो ये लो। क्या यही प्रूफ करवाया था, क्या यही प्रूफ करवाया था? बिल्कुल यही प्रूफ करवाया था। थर्ड वाला कंप्लीट है, थर्ड वाला प्रॉपर्टी क्लियर है ना सबको। थर्ड प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी कंप्लीट कर चुके हैं, सेकंड प्रॉपर्टी कंप्लीट कर चुके हैं, और कौन सी प्रॉपर्टी कंप्लीट कर चुके हैं, थर्ड प्रॉपर्टी। अब चलते हैं प्रॉपर्टी 4 की तरफ। आप इनको नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स बना लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन आप इनके नोट्स बनाते हुए चलें। हम एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन कर रहे हैं, आप मोटी मोटी किताबों के चक्कर में ना पड़ें। आपके एनसीईआरटी के अंदर इतना सफिशिएंट डेटा है, अगर आप उसको लाइन बाय लाइन पढ़ के जाते हैं तो आप पेपर में मैक्सिमम स्कोर करके जाएंगे। अगर आप ज्यादा बुक्स इकट्ठी करेंगे तो आप लास्ट टाइम में रिवीजन नहीं कर पाएंगे और आपके कॉन्सेप्ट भी क्या नहीं होंगे, मजबूत नहीं होंगे। तो आप मिनिमम बुक्स के साथ अपनी एनसीईआरटी के साथ ही चलें। अगर फिर आपके पास टाइम बचता है तो वो एक अलग बात है, आप रेफरेंस बुक की मदद ले सकते हैं, लेकिन पहले इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी एनसीईआरटी को छोड़ दें, पहले ही मोटी मोटी किताबें उठा लें।
ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना होता है। अगर ऐसा ही होता तो गवर्नमेंट ही वो आपकी रेफरेंस बुक चला देती। एनसीईआरटी क्यों चला रखी है गवर्नमेंट ने? तो पहले एनसीईआरटी से ही पढ़ें, बेसिक बुक से ही पढ़ें, उसके बाद अगर आपको लगता है कि मेरे पास टाइम है तो आप पढ़ सकते हैं। अदरवाइज ऐसा ना करें कि एनसीईआरटी को तो साइड में रख दिया, उसके तो कभी हाथ ही नहीं लगाया, रेफरेंस बुक से ही पढ़ रहे हैं। अब चलते हैं फोर्थ की तरफ। फोर्थ कहना चाहता है ये, इसको कहा जाता है आइडम्पोटेंट लॉ। आइडम्पोटेंट लॉ बोलता है कि किसी भी सेट का उसी सेट के साथ इंटरसेक्शन लिया जाता है तो सेम सेट ही वापस आता है। किसी भी सेट का सेम सेट के साथ इंटरसेक्शन लिया जाता है तो वही सेट वापस आता है। अब देखो इधर से कैसे। पहली बात तो इसको आइडम्पोटेंट लॉ बोलते हैं। आइडम्पोटेंट लॉ, हिंदी में इसको कहा जाता है सर्वसम नियम। क्या कहा जाता है? सर्वसम नियम। आइडम्पोटेंट लॉ और हिंदी में इसको कहा जाता है सर्वसम नियम। बोलता है एक सेट का उसी सेट के साथ इंटरसेक्शन लो तो क्या मिलेगा? एक सेट ही मिलेगा। चेक कर लेते हैं। मैंने कोई भी एक ए सेट ले लिया, कुछ भी एलिमेंट ले लो, ए बी सी डी, कोई जरूरी नहीं है कि आप यही लोगे, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। बोलते हैं वापस से यही सेट लो वापस से यही ले लिया, ए बी सी डी। बोलता है दोनों का इंटरसेक्शन लो भाई इंटरसेक्शन ले लिया। दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो चले जाएंगे, चारों के चारों कॉमन है तो चारों के चारों ही चले गए। ए इंटरसेक्शन ए, ये ए बी सी डी वाला सेट किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। तो यहां पे फिर से क्या लिख दिया? ए। चेक करो क्या ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए आर है? बिल्कुल, ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए आर है। और इसी रूल को क्या बोलते हैं? आइडम्पोटेंट लॉ। तो एग्जाम में आपसे ऐसे पूछा जा सकता है क्या इंटरसेक्शन का ऑपरेशन आइडम्पोटेंट लॉ को फॉलो करता है या नहीं करता है? बिल्कुल फॉलो करता है। बिल्कुल क्या करता है? फॉलो करता है। आइडम्पोटेंट लॉ को क्या करता है? फॉलो। चले आगे। आपको यहां तक के चारों ऑपरेशन, चारों प्रॉपर्टीज क्लियर है। अब चलते हैं फिफ्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी के ऊपर। पहली बात तो फिफ्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या कहलाती है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको हिंदी में कहा जाता है बंटनता का नियम। बंटनता का, इंग्लिश में इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और हिंदी में इसको कहा जाता है बंटनता का नियम। बंटनता का नियम क्या बोलता है कि कोई आपके पास ए सेट है, इसका इंटरसेक्शन आप बी यूनियन सी के साथ लें। किसके साथ लें? बी यूनियन सी के साथ। तो ये किसके इक्वल आएगा? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसलिए कहा जा रहा है, आप ध्यान से देखें कि ये जो इंटरसेक्शन है ना, इंटरसेक्शन पहले एक जगह था, ये डिस्ट्रीब्यूट होकर कितनी जगह चला गया? एक यहां पे और एक यहां पे। तो पहली बात तो इसको इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहा जाता है, क्योंकि यहां पे इंटरसेक्शन क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इंटरसेक्शन आपके सामने देख लो, एक इंटरसेक्शन था और डिस्ट्रीब्यूट होकर कितनी जगह चला गया? एक जगह ये रहा और एक जगह ये रहा। तो पहली बात तो इसको इसीलिए क्या कहा जाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहा जाता है। इसको भी हम सेट लेके क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। मैं समझा देता हूं, इसको व्हाइट बोर्ड पे समझा देता हूं एक बार मैं आपको। ये थोड़ा बड़ा यहां पे आएगा नहीं है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बंटनता का नियम बोलता है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी किसके इक्वल होना चाहिए? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये बोलता है किसका नियम? डिस्ट्रीब्यूटिव नियम या फिर बंटनता का नियम। इसको मैं एग्जांपल लेके समझा देता हूं। कोई भी ए सेट ले लो, कोई भी बी सेट ले लो, कोई भी सी सेट ले लो अपनी मर्जी से। तो मैंने ए सेट ले लिया, ये ए बी सी डी थोड़ा इजी पड़ता है इसलिए मैं तो ए बी सी डी लेके चलता हूं। आपको अगर और कोई पसंद है तो आप और कुछ सेट ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
मेरे को थोड़ा सा ये लेके इजी लगता है तो मैं ये ले लेता हूँ, अदरवाइज आप कोई दूसरा लेना चाहो तो दूसरा भी ले सकते हो। चलते हैं। वो कहना चाहता है कि पहले इस पार्ट को सोल्व करो, इस पार्ट को सोल्व करने पर अगर ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल आ जाता है तब तो इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो चलते हैं भाई। बोलता है ये पार्ट सोल्व करोगे, इस पार्ट को सोल्व करने से पहले बी यूनियन सी निकालना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो ब्रैकेट सोल्व होगा और पहले ब्रैकेट सोल्व होगा तो लो भाई बी यूनियन सी निकाल देते हैं। सेट तो बनेगा बी यूनियन सी। यूनियन की डेफिनेशन क्या बोलती है, जो बी में है वो भी सारे जाएंगे, जो सी में है वो भी सारे जाएंगे, लेकिन कॉमन एलिमेंट एक ही बार जाएगा। तो बी के सारे डाल दो, सी के सारे डाल दो, तो सी डी ई और सी के सारे, तो डी ई तो जा चुका, एक ही बार लेंगे, कॉमन एलिमेंट बच गया एफ, तो चला गया एफ। बोलते हैं बहुत अच्छी बात है, आपने बी यूनियन सी निकाल दिया, लेकिन अब इसका इंटरसेक्शन ए के साथ लेना है, इस सेट का इंटरसेक्शन ए के साथ, तो उस सेट में और इस सेट में जो कॉमन है वो चले जाएंगे। तो लो भाई ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसमें ए है उसमें ए नहीं है तो मतलब ए नहीं जाएगा, इसमें बी है उसमें बी नहीं है तो बी नहीं जाएगा, इसमें सी है उसमें भी सी है तो एक तो चला जाएगा सी, सी है सी, ई नहीं है, ये ध्यान रखना थोड़ा। इसमें डी है उसमें भी डी है, एक चला जाएगा डी। बोलते हैं इसमें ई है इसमें ई नहीं है, नहीं जाएगा, उसमें एफ है इसमें एफ है, नहीं जाएगा। तो इधर वाला पार्ट सोल्व कर लिया, इधर वाला पार्ट सोल्व कर लिया, तो बोलता है बहुत अच्छी बात है, इक्वेशन नंबर 1 दे दो। बोलते हैं वो तो आपने सोल्व कर दिया लेफ्ट हैंड पार्ट, तो राइट हैंड पार्ट और सोल्व कर दो, तो राइट हैंड पार्ट और सोल्व कर देते हैं। बोलते हैं कि दो ब्रैकेट हैं, पहले तो इस ब्रैकेट को सोल्व कर लो, फिर इस ब्रैकेट को सोल्व कर लेना और बाद में दोनों का यूनियन ले लेना। तो बोलता है ऐसे कर लो, एक ही बात है। तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं पहले। ए और बी में जो कॉमन है वो जाएगा, ए और बी में कौन कौन सा कॉमन है, इसमें भी सी है इसमें भी सी है, उसमें भी डी है उसमें भी डी है, तो एक तो चला जाएगा सी और एक चला जाएगा डी। बोलता है बहुत अच्छी बात है, आपने ए इंटरसेक्शन बी निकाल दिया, ए इंटरसेक्शन सी ओ निकाल दो। लो भाई ए इंटरसेक्शन सी ओ निकाल देते हैं। जो ए और सी में कॉमन है सिर्फ वो जाएगा, ए और सी में मुझे तो कॉमन सिर्फ ए और सी में मुझे कॉमन तो डी नजर आ रहा है, मुझे तो डी नजर आ रहा है, तो सिर्फ क्या जाएगा, डी जाएगा। बोलते ये भी बहुत अच्छी बात है, आपने ये भी निकाल दिया, आपने ये भी निकाल दिया। अब एक काम करो, इसका यूनियन और ले लो दोनों का, तो ठीक है दोनों का यूनियन और ले लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन, यूनियन की डेफिनेशन बोलती है कि दोनों सेट के एलिमेंट जाएंगे लेकिन कॉमन एलिमेंट एक ही बार जाएगा। इसमें सी और डी है तो सी और डी चले जाएंगे, इसका भी डी जाना चाहिए था लेकिन डी पहली बार ही एक बार आ चुका तो इसमें डी नहीं जाएगा, और ये इक्वेशन बन गई हमारी 2। क्या इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के दोनों के एलिमेंट सेम आ रहे हैं क्या? बिल्कुल दोनों के एलिमेंट सेम आ रहे हैं। दोनों के एलिमेंट सेम आ रहे हैं मतलब हमारा लेफ्ट हैंड पार्ट राइट हैंड पार्ट के क्या है, इक्वल। लेफ्ट हैंड पार्ट हमारा राइट हैंड पार्ट के क्या है, ध्यान से देखो, हमारा लेफ्ट हैंड पार्ट इक्वेशन 1 और 2 से ये बात क्लियर हो चुकी है कि हमारा लेफ्ट हैंड पार्ट राइट हैंड पार्ट के क्या है, इक्वल है, और लेफ्ट हैंड पार्ट हमारा राइट हैंड पार्ट के इक्वल है। इसका मतलब हमारा इंटरसेक्शन वाला ऑपरेशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। एग्जांपल से क्लियर है, मैंने ये एग्जांपल लिए हैं, कोई जरूरी नहीं है आप ये लो 1 2 3 4 लेके कर लेना, किसी के नेम लेके कर लेना, रिवर्स लेके कर लेना, माउंटेन्स लेके कर लेना, आपको जो एग्जांपल अच्छा लगे वो लेके कर लेना। चले आगे। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलता है आपका, ये आपको याद ही रखना होगा, इसको हम कई बार आगे पीछे कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूट को लॉ क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये इंटरसेक्शन कितनी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 2 जगह, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, बंटनता का नियम। अब वो ऐसे कहना चाह रहा है कि इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हम वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं। वेन डायग्राम बनाएंगे, लेफ्ट हैंड पार्ट का वेन डायग्राम बनाएंगे राइट हैंड पार्ट का, और दोनों का शेडेड एरिया अगर इक्वल आता है, मैंने जैसे आपको एग्जांपल लेके बता दिया कि दोनों का लेफ्ट हैंड पार्ट और राइट हैंड पार्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो बोलते हैं कि इसको वेन डायग्राम से भी आप समझा सकते थे। दोनों साइड का वेन डायग्राम बनाओ, लेफ्ट हैंड पार्ट का वेन डायग्राम बनाओ, राइट हैंड पार्ट का वेन डायग्राम बनाओ, और वेन डायग्राम बनाने पे अगर दोनों के शेडेड एरिया इक्वल आ जाते हैं तो भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, सही है। तो बोलता है वेन डायग्राम बनाओ,
तो वेन डायग्राम तो हमें बनाने आते ही है। बोलते हैं कि पहले लेफ्ट हैंड पार्ट का वेन डायग्राम बनाओ, तो बोलते हैं ये लो मैंने लेफ्ट हैंड पार्ट का वेन डायग्राम बना दिया। बोलते हैं कि राइट हैंड पार्ट का वेन डायग्राम बनाओ इसका, तो बोलते हैं ये लो इसका वेन डायग्राम भी बना दिया, इसका वेन डायग्राम भी बना दिया। वेन डायग्राम के अंदर दोनों के शेडेड एरिया देखो, दोनों के शेडेड एरिया इक्वल है क्या? दोनों के शेडेड एरिया इक्वल है, मतलब हमारा लेफ्ट हैंड पार्ट किसके इक्वल है? राइट हैंड पार्ट के इक्वल है। तो वो कहना चाहता है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना, इसको हम एग्जांपल से भी समझा सकते हैं, इसको हम वेन डायग्राम बना के भी प्रूफ कर सकते हैं। वेन डायग्राम हमने राइट हैंड पार्ट का बनाया, वेन डायग्राम हमने किसका बनाया? लेफ्ट हैंड पार्ट का, और दोनों क्या आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हमारा इंटरसेक्शन क्या करता है? फॉलो करता है। वेन डायग्राम बना कैसे, मैं एक बार इसका बता देता हूं आपको। इसका बोलते हैं इस पर 3 सेट है, 1 सेट, 2 सेट और एक को ए बोल दो, अंदर लिखना चाहो अंदर लिख दो, बाहर लिखना चाहो बाहर लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे लिख दो यूनिवर्सल सेट, क्योंकि ये एबीसी है, किसी ना किसी सेट के तो सबसेट है ही यूनिवर्सल सेट के, तो बाहर लिख दिया एबीसी। बोलता पहले बी यूनियन सी लो, पहले ब्रैकेट तो सोल्व करोगे, तो बी यूनियन सी का मतलब उस एरिया को शेड करना है जो बी और सी में क्या है? कॉमन। जो बी और सी में क्या है? बी यूनियन सी, बी और सी में कॉमन है, बी यूनियन सी में कॉमन है, तो बी यूनियन सी में जो पूरा आएगा, देखो बी के सारे एलिमेंट जाएंगे, सी के सारे एलिमेंट जाएंगे, और ये वाला नहीं लेंगे, ये तो ए में भी चला गया, ये लेंगे बी यूनियन सी। बी यूनियन सी में तो ये भी जाएगा, ये भी बी यूनियन सी में तो है ही ना, ये एरिया भी जाएगा बी यूनियन सी में। बोलता है बहुत अच्छी बात है, बी यूनियन सी को शेड कर दिया, क्योंकि बी का पूरा एरिया ले लिया, सी का पूरा एरिया ले लिया, और कॉमन एरिया ले लिया एक बार। वो अब बोलता है कि अब एक काम करो, ये जो बी यूनियन सी का आपने शेडेड एरिया किया है ना, इसका इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का, ये तो करना ही भूल गए, बी यूनियन सी में सी का ये पार्ट तो लेना ही भूल गए, सी का ये पार्ट भी जाएगा और बी का ये पार्ट भी जाएगा, ये अब सही है। तो बी यूनियन सी पूरा ले लिया, नहीं समझिएगा कैसे लिया? बी यूनियन सी, एक बार आप ए को भूल जाओ, ए क्या, तो बी और सी के पूरे सर्कल शेड कर दिए, नहीं कर दिए? कर दिए। अब बोलते हैं बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन लो ए के साथ, तो जो पार्ट ए में आ रहा है ना उसको शेड करना है। तो ए में जो पार्ट आ रहा है ना वो, तो ए में एक तो ये वाला पार्ट आ रहा है, देखो एक ये वाला पार्ट आ रहा है और एक ये वाला पार्ट आ रहा है, तो ये सिर्फ हमारा इतना पार्ट ही हमारे क्या है? काम का, क्योंकि इंटरसेक्शन लेने पे सिर्फ ये वाला पार्ट ही हमारे काम का है। क्योंकि ये वाला जो बाकी पार्ट होती है ना, जो मैंने हाईलाइट कर रखा है दूसरे कलर से, ये वाला बाकी पार्ट हमारे ए के अंदर नहीं आ रहा, और ए के अंदर नहीं आ रहा तो इंटरसेक्शन में कैसे जाएगा? फिर इंटरसेक्शन में तो क्या बोलता है कि ए के अंदर भी होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए ना, इंटरसेक्शन की डेफिनेशन तो ये बोलती है। तो मैं ये वाला पार्ट नहीं ले सकता, ये जो ब्राइट कलर से हाईलाइट है, क्योंकि ये वाला ए के अंदर नहीं है, और ए के अंदर नहीं है, तो मेरा शेडेड एरिया कौन सा बनेगा? इतना, ये बनेगा मेरा शेडेड एरिया, इतना इतना सिर्फ। ये इतना इतना बनेगा, और देख लो उसने भी इतने इतने को शेड कर रखा है। तो हमने इसका क्या बना लिया? वेन डायग्राम। और ठीक इसी प्रकार से हम इसका भी क्या बना सकते हैं? वेन डायग्राम। और दोनों का वेन डायग्राम बना के हम बता सकते हैं कि दोनों के जो शेडेड एरिया है ना वो इक्वल है, और दोनों के शेडेड एरिया इक्वल है, मतलब लेफ्ट हैंड पार्ट किसके इक्वल है? राइट हैंड पार्ट के। इसका मतलब हमारा इंटरसेक्शन कौन से लॉ को फॉलो करता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को। तो इस प्रकार से हमारे इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज यहां पे क्या होती हैं? फिनिश होती हैं। हम अभी तक 2 ऑपरेशन देख चुके हैं, एक यूनियन का और एक इंटरसेक्शन का। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक और ऑपरेशन देखेंगे, उस ऑपरेशन को क्या कहा जाएगा? डिफरेंस। जो हमारा कौन सा ऑपरेशन रहेगा? थर्ड ऑपरेशन रहेगा। जो हमारा कौन सा ऑपरेशन रहने वाला है? थर्ड ऑपरेशन रहने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये सभी क्लासेस क्या आ रही होंगी? समझ में आ रही होंगी। हमारी सभी क्लासेस हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम के उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिनकी क्लास 11th में एनसीईआरटी को क्या किया गया है? इंक्लूड किया गया है।
और हम बिल्कुल आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के हिसाब से पढ़ाते हैं, आपको चीजों को रटवाने के लिए नहीं पढ़ाते हैं। और बिल्कुल एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन उसकी हर एग्जांपल, उसका हर एक क्वेश्चन आपको करवाने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो आप बस हमारे लिए इतना करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ, ट्यूशन फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम शेयर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन क्या बना रहे और हम आपके साथ लगातार क्या रहें, जुड़े रहें। इसी प्रकार आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद। थैंक यू।